हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने अष्टांग हृदय के 1 से लेके 5 चैप्टर्स 1 आवर के अंदर पूरा कंप्लीटली रिवाइज करे हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज। मैंने सब कुछ आपको मार्क कराया है। आज की वीडियो में हम 6, 7 एंड 8 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये वाले अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे ये अवेलेबल है। आप मुझे कॉमेंट में या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं पिन कर दूंगी उस मैसेज को। आज की अगर हम बात करें 6 चैप्टर के, दैट इज अणस्वरूप विज्ञान ने, तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे इसमें वर्ग पूछे जाते हैं। अगर एमसीक्यू में आएगा तो कितने वर्गों में ये विभाजित है, ऐसे पूछेंगे। जो अन्न पदार्थ जिनको हम खाते हैं, जो द्रव्य अनाज जो होता है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपको इसका आंसर एमसीक्यू के लिए याद रखना है। 7 वर्गों में इसको डिवाइड करा गया है वाग्भट ने, क्योंकि हम अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं तो वाग्भट द्वारा रचित है। इसमें से फिर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि जैसे कि कोई भी एक वर्ग दे देंगे, मोस्टली कौन सा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शुभ धान्य वर्ग होते हैं। तो शुभ धान्य वर्ग के अंदर क्या क्या आते हैं, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करना है। तो शॉर्ट आंसर में ऐसे शुभ धान्य, शंभी धान्य इंपॉर्टेंट रहते हैं, फल वर्ग इंपॉर्टेंट रहते हैं, और यहाँ से शाक वर्ग, ये शॉर्ट आंसर में। और पूरा चैप्टर का सार भी कई बार आ जाता है लॉन्ग आंसर में, कि कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीट सार लिखो चैप्टर नंबर 6 अणस्वरूप विज्ञान अध्याय का। फिर अब इसमें 7 कौन कौन से हैं, शुभ धान्य, शिंबी धान्य, पकवान धान्य, उसके बाद आपका मांस वर्ग, शाक वर्ग, औषध वर्ग और फल वर्ग। शुभ धान्य की बात करें तो शुभ धान्य में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वह धान्य में समाविष्ट होते हैं जिनमें शुक काटा होता है, छोटा सा जिसमें शुक होता है, प्रेजेंट होता है, काटा होता है, पकते समय जो बाल में लगते हैं। मतलब एक तरीके से जैसे अगर आपने चावल की खेती देखी होगी, चावल का ग्रो देखा होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि साइड में से ऐसे करके उसके धागे धागे से होते हैं और बीच में इसका सीड होता है, तो वही चीज लिखी हुई है। तो इसमें चावल, गेहूं, जौ आदि आते हैं। चावल को हम शाली भी बोलते हैं। चावल के अगर गुण की बात करें, मतलब शाली के जैसे रक्षशाली भी होते हैं, तो जो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो चावल के अगर गुण की बात करें तो निर्दोष होना चाहिए, इसमें कोई दोष उत्पन्न ना हो, विपाक व रस में मधुर होना चाहिए, अनुरस इसका कषाय होना चाहिए, मल को बांधने वाला, मल की मात्रा कम करते हैं, पथ्य मूत्र शीतल होता है। बस आपको ये याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ शाली एमसीक्यू में पूछा जाए तो रक्तशाली बहुत कॉमन है। यवक यवक को निंदित माना गया है, तो इसमें जो बेकार माना है दैट इज यवक, और सबसे अच्छा माना है शाली, तो वो होता है रक्तशाली। फिर जौ की अगर बात करें तो एक तो जौ वात प्रधान है, तो वात कारक होगा तो रुक्ष होगा। मधुर रस इसमें होता है, मूत्र मेद कफ पित्त को नष्ट करता है। ठीक है, रुक्षता के कारण मेद नष्ट होगा, कफ नष्ट होगा, इस तरीके से इसको नष्ट करते हैं। पीनस श्वास कास को नष्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मल को बढ़ाते हैं, वह कफ निसारक होता है। यहाँ से आप याद रख सकते हो, अगर कफ को खत्म कर रहे हैं, मेद को खत्म कर रहे हैं, तो डायबिटीज में जौ की रोटी बोली जाती है, जो बहुत हेल्पफुल रहती है डायबिटीज मेलाइटस में। उसके बाद आते हैं गेहूं। तो गेहूं पहली चीज आपको याद रखनी है, पोटेंसी को इंक्रीज करता है, शीतल होता है, गुरु स्निग्ध जीवनदायक होता है, वात पित्त नाशक, संधानकर, स्थिरता और मधुर वात अनुलोमक होता है, इसलिए हम गेहूं की रोटी खाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ गेहूं जो पूछा जाता है, जो कि पतला और लंबा होता है, जिसको हम नंदी मुखी भी बोलते हैं, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैसा होना चाहिए गेहूं, नंदी मुखी। ठीक है, जिसमें मतलब क्या है, पतला और लंबा। फिर आते हैं शिंबी धान्य। शिंबी धान्यों में कौन आते हैं, शिंबी धान्यों में वह धान्य समाविष्ट होते हैं जो फल कलियों से निकलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करके रखना है कि जो फल कलियों से निकलते हैं, इसमें मेनली जो आते हैं दैट इज दाल। जितनी भी दाल पल्सेस हम खाते हैं वो सारी शिंबी धान्य में आती है, जैसे कि मोठ, चना, मटर आदि। सामान्य गुण सबके कॉमन क्या है, रस इसका मधुर और कषाय, वीर्य शीत और विपाक कटु होता है। इसका फायदा क्या है, लघु होने के कारण विबंधकर होता है, मेद कफ रक्त पित्त में ये पथ्य माना गया है। आले प्रदेह में इसको हम लोग, अगर आपने पंचकर पढ़ा हो तो उसके अंदर इसका लेप वगैरह भी करते हैं, इन दालों को यूज करते हैं, ऐसी प्रदेह और लेप में ये यूज होता है। सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो मूंग, क्योंकि ये लघु होती है, इजी टू डाइजेस्ट होती है, और ये अग्निदीपन कार्य करती है, तो इसलिए हम लघु को की वजह से इसको संविधानी में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और सबसे हीन कौन सा है, उड़द की दाल, जो हैवी टू डाइजेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज भी याद रखनी है फॉर एमसीक्यू, कि ग्रे द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ संविधान कौन सा है, मूंग, और हीन क्या है सबसे ज्यादा, दैट इज उड़द। फिर नवीन धान्य अभिसंधि माने गए, और जितना पुराना धान्य है उसको उतना ही लघु और हितकर माना गया है। नेक्स्ट आते कृतान वर्ग। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कृतान वर्ग आपसे अलग अलग जगह पूछते हैं। रस शास्त्र जो नेक्स्ट प्रॉफ में, उसमें भी पूछा जाता है। इसका मतलब कि पक्व जो अन्न है उसे हम कृतान वर्ग कह रहे हैं। इस वर्ग में मंड, पेया, विलेपी, यवागु, ओदन आदि शुभ धान्य को पकाने से बना हुआ, जो अन्न क्या कर रहे हैं हम, जिसको हम पका रहे हैं फायर के ऊपर, तो ऐसे अन्न की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, पकने के कारण इसको बोल रहे हैं कृतान। ठीक है, कृत अन्न।
इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जो भी हम पका के क्या बना रहे हैं इस वर्ग में, मंड, पेया, विलेपी, यवागु, ओदन, सब में पानी वानी डालकर एक इक्वल अमाउंट लिया जाता है, एक रेशो लिया जाता है, फिक्स रेशो जैसे बोल सकते हैं, जैसे 1:6 का रेशो है, वाटर इसमें 6 टाइम्स और 1 टाइम हम युवागु ले रहे हैं, इस तरीके से इसको पकाया जाता है। तो इससे बना हुआ मांस रस, वेशावर, इसमें ये सब आते हैं। मंड, पेया, विलेपी, मांस रस, युष, वेशावर, ये 4-5 चीजें जो आपको कृतान्वर्ग लॉन्ग में भी पूछी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना है। ऐसे डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाएगी कि मंड क्या है, वेरी शॉर्ट के लिए। तो मंड क्या होता है, मंड वात अनुलोमक होता है, पाचन और दीपन क्रिया इसकी होती है, स्रोतों को मार्दवीकृत मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता है, स्वेदक होता है, बचे हुए दोषों को शरीर से निकालता है, इसको शिवजी ने कल्याणकारी भी बोला है। तो आपने मंड पढ़ा होगा, जिससे चावल हम बॉईल करते हैं उसके ऊपर का जो पानी बच जाता है उसे मंड कहते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर ये मंड है। फिर आते हैं बेस में शायद 1:4 रेशो, एक बार आप चेक कर लेना। पेया क्या होता है, दीपक पाचक होते हैं, वात अनुलोमक होता है, मल अनुलोमक होते हैं, दोनों इसमें वात और मल। फिर उसके बाद भूख और प्यास, कुक्षी रोग व ज्वर में ये लाभकारी बताए गए हैं। तो जब फीवर आते हैं तो ज्यादातर हम लाइट फूड लेते हैं, तो उसके अंदर पेया देते हैं, इसको पथ्य भी कहा गया है। विलेपी, इसको दीपन मतलब कि ये डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करे, ग्राही होगा, रुचिकर होगा, तृष्णा का नाश करता है, ये इंपॉर्टेंट है, तृष्णा नाशक होता है, व्रण रोगी, अक्षी रोगी, वमन आदि, नित्य स्नेह पान में ये हितकारी बताया। ओदन से विलेपी, विलेपी से पेय और पेय से मंड लघु होता है, ये ऑर्डर आपको लर्न करना है फॉर एमसीक्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मांस रस आपको बताए, जितना ये मीट मांस ये सब है भृंगण कर्म करते हैं, ठीक है, आइस के लिए अच्छे बताए, व्रण नाशक बताए, प्रीणन कर्म करते हैं, वृष्य होते हैं मतलब पोटेंसी इंक्रीज करते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। युष की अगर हम बात करें तो वमन आदि से शुद्ध होता है, व्रण रोगी, कंठ रोगी, अक्षी रोगी में लाभकारी बताया। वेश्वार की बात करें, वेश्वार होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर वेरी शॉर्ट, इसकी डेफिनेशन एंड वाइवा के लिए भी पूछ सकते हैं। तो जो मांस जिसमें बोन्स नहीं है, तो अस्थि रहित मांस को जब उबाल कर उसके अंदर हींग, जीरा, घी आदि मिलाकर वेश्वार बनता है, ये बल पुष्टि देने वाला होता है। फिर आता है मांस वर्ग, तो इसमें भी आपको याद रखना है 8 टाइप्स के बताए गए हैं, जिसमें क्या क्या आता है, विसिकर, प्रतुष, विलिष्य, रसाह, जलचर, मत्स्य, मृग और महामृग। मृग क्या होते हैं, जो विचरण करते हुए खाते हैं, डोलते हुए एक तरीके से खाते हैं, विचरण करते हुए। सिगर जो पैरों से बिखेर कर खाते हैं। प्रतूत क्या होते हैं, जो चोंच से मारकर खाते हैं। तो ये जंगल देश में सारे रह रहे हैं, आपको ये एक एक लाइन का है, तो वेरी शॉर्ट के लिए इनका पता होना चाहिए कि प्रतूत चोंच से मारकर खा रहे हैं, ये पैरों से बिखेर कर खा रहे हैं, विचरण करते हुए खा रहे हैं। फिर आपको साधारण देश में कौन है, विलेश्य और प्रसह। इसमें क्या है, विलेश्य आश्रय से याद रखो जगह, तो बिल में रहने वाले, बिल आ रहे हैं, विल और ये बिल, यही ट्रिक है। तो विलेशे इस बिल में रहते, प्रसह झपट कर खाते हैं। तो इनके एक तरीके से किस तरीके के इनके अडेप्टिव फीचर्स है वो बताया गया है। हैबिट ऑफ फूड इनटेकिंग क्या है वो सब से इसको डिफाइन करा है। महामृग क्या है, घास खाते हैं। जलचर जल में रहते हैं। मत्स्य मछली तो आपको पता है वो भी पानी में रहती है। फिर आते हैं बकरी व भेड़, इनकी अनिश्चित योनि वाले होते हैं क्योंकि ये दोनों जगह देखने को मिल रहे हैं, जंगल और आनुप देश में। चटक का मांस अतिशय शुक्रवर्धक बताया, किसका मांस ऐसे पूछ सकते हैं, शुक्रवर्धक है तो चटक का मांस बोला है। प्रसह वर्ग का मांस क्या होता है, पुरातन जितना भी अर्श है, घ्राणी रोग और पथ्य लाभकारी बताया है। बकरे का मांस जो होता है वो त्रिदोष नाशक बताया है। फिर आते हैं शाक वर्ग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शाक वर्ग क्या है, इस वर्ग में समस्त शाकों का वर्णन मिलता है। पहली चीज, मुख्यतः वर्णित कौन कौन से हैं, जैसे जीवंती, विदारीकंद, कुष्मांड, मुंजातक, केपला, अड़ूसा, सरसों, जपीकंद, भूकंद, मूली, जो भी नीचे मिल रहे हैं धरती के अंदर मोस्टली वो, और जिनमें पत्ते और शाक वर्ग में आ रहे हैं। जैसे जीवंती की अगर हम बात करें, आइस के लिए बेनिफिशियल है, सर्वदोष अग्नि है। सर्वश्रेष्ठ शाक कौन है, जीवंती। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, को ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं विदारीकंद। तो विदारीकंद में क्या है कि ये भी जीवनदायक है, भृंगनी और रसायन और वृश्य कर्म करती है। कुष्मांड, जिसको पेठा भी बोलते हैं, तो कुष्मांड के वल्ली फलों में सर्वश्रेष्ठ है। दिस इज ऑल्सो फॉर एमसीक्यू कि वल्ली फल में कौन सर्वश्रेष्ठ है, कुष्मांड बस्ती शुद्धिकर है। मुंजातक की बात करें, अतिशय शुक्रवर्धक है। केपला, जिसको अतिशय कफ नाशक बताया गया। अड़ूसा वमन कास रक्तपित्त में श्रेष्ठ बताया गया। सरसों क्या होती है, सभी दोषों को कुपित करने के कारण सबसे हीन शाक मानी गई है। फिर आते हैं जपीकंद, ये दीपन और कफग्न है, अर्श रोगों में ये विशेष लाभकारी है। भूकंद, जिसके अंदर अति दोषल माना गया है। कालमूली दोषहर, अव्यक्त रस और लघु होती है। पकी हुई मूली क्या होती है, उसका रस और विपाक कटु होता है और दोष बढ़ जाते हैं, तो ये अभिसंधि मानी गई है। सूखी हुई मूली खाते हैं तो वात और कफ का नाश होता है। कच्ची मूली दोष कारक है, तो कच्ची मूली नहीं खानी। और पकी हुई मूली अभिसंधि बताइए, तो कौन कौन सी मूली, कालमूली लघु होती है और सूखी हुई मूली वात कफ नाशक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, पत्र, पुष्प, फल, नाल, कंद की गुरुता में कैसे है।
फिर आते फल वर्ग, द्राक्षा, ठीक है, मुनक्का, द्राक्षा, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ फल वर्ग में माना गया और इससे जो दीपन पाचन कार्य है वो बहुत अच्छा होता है और हेल्दी होता है बहुत ज्यादा। तो चक्षुष्य, वृष्य, वात पित्त रक्तनाशक और कोष्ठगत वायु को बढ़ाता है, अनुलोमन कर्म कर रहा है। लकुच की बात करें, ये हीनतम फल है, ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में कि सबसे हीनतम फल कौन सा है, तो ये लकुच आपको याद रखना, तीनों दोषों को बढ़ा रहा है। उसके बाद भिलावा मज्जक है, कफनाशक है। जामुन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी डायबिटीज में दिया जाता है। तो जामुन के ग्रही है और वात कारक है। कपित की बात करें अगर, कंठग्न है, दोषल है और विष नाशक है, इसकी ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि विष का नाश करता है। कच्चा बेल अगर खाते हैं वो वात कफ नाशक है, पका हुआ बेल अगर खाते हैं तो दुर्जर और दोषल है। फिर आपसे हृदय, ये जो हृदय कारक लिखा है, ये जो अनार है, इसके ऊपर वेरी शॉर्ट पूछ सकते हैं, तो हृदय के लिए बहुत लाभकारी बताया है अनार। रुक्ष शाक वर्जित है सिवाय मूली के, कच्चे फल वर्जित है सिवाय बिल्व के, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि वृक्ष और जो शाक है, सिवाय हम सूखी मूली के अलावा शाक सूखने के बाद नहीं खा रहे, ऐसे कच्चे फल नहीं खाते एक्सेप्ट बिल्व के। फिर आता है औषध वर्ग, इसमें देखो जो भी हमारे इस वर्ग में लवण, क्षार, हींग, त्रिफला, त्रिजातक, जो भी औषध हम पढ़ते हैं, पंचकोश, षडउष्ण, पंचमूल, इसका वर्णन है। इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि लवण जो होते हैं वो कैसे है, विषयंदीय, सूक्ष्म, श्लिष्मल, वातग्न और कफपित्त कारक है। सैंधव व सोवर्चल अगर पूछे जाए एग्जाम्पल्स तो ये 2 लिख सकते हो आप, सैंधव, सोवर्चल और वीड अगर 3 पूछे जाए तो 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सैंधव लवण, सोवर्चल लवण, ऐसे सामुद्री लवण भी आते हैं। यहाँ पे अगर 3 पूछ रहे हैं, सैंधव, सोवर्चल और वीड लवण। क्षार की बात करें तो यवक्षार बहुत अच्छा माना गया है, परम तीक्ष्ण होता है क्षार। एल्कली की अगर हम बात करें, तीक्ष्ण, उष्ण, छेद्य होता है, सर्जरी में बहुत यूजफुल है। अहृदय विदारण है, कटु लवण रस युक्त होता है, ठीक है। केश, शुक्र और ओज व नेत्र के लिए आपत्ति बताया गया, इसका एग्जाम्पल है यवक्षार। हरड़ की बात करें तो वे स्थापनी होती है, परम रसायन भी होती है, कषाय रस प्रधान है, इसमें लवण को छोड़कर सारे रस मिलते हैं। विपाक मधुर है, उष्ण वीर्य है, दोष नाशक है, कफवात नाशक है। आंवला बहुत अच्छा माना जाता है, आंवला रस जो है वो लवण को छोड़ के सभी रसों में श्रेष्ठ बताया गया है। वीर्य इसका शीत, कफ पित्त नाशक। त्रिफला में क्या है, हरड़, बहेड़ा और आंवला, मतलब हरित की, विभित की और आंवला, इन तीनों का ही संयोग, जब तीनों मिलाते हैं तो त्रिफला बनता है, वो जो कि बहुत उत्तम रसायन है। कफ रक्त दोष नाशक है, रोपक है, त्वचा रोग का नाशक है, ये याद रखना है। त्रिजातक, ठीक है, इसमें आपसे ऐसे पूछ लेंगे त्रिफला में क्या क्या आता है, तो आपको इधर तो कंपोनेंट्स याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ठीक है, 3 से मिलकर बनता है। त्रिजातक, 3 जात कौन, त्वक, पत्र और एला, तो क्या क्या, दालचीनी को हम त्वक बोलते हैं, तेज पत्र और एला, इलायची, इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारा त्वक, तेजपत्र और एला से बनता है त्रिजातक। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाग केसर ऐड करते ही क्या बन जाते हैं, चतुर्जातक। तो ये आपको याद रखना है। नाग केसर क्या होता है, दीपन, तीक्ष्ण और उष्ण होता है। मरीच जो कि हमने इंपॉर्टेंट है, इसमें कटु होता है, इसका रस और विपक, और दोष क्या है, जो नाश करते हैं कफ का। पिपली की अगर बात करें तो आर्द्र पिपली, शुष्क पिपली ऐसे मिलती है। तो आर्द्र पिपली क्या होती है, कफ को बढ़ाएगी, और शुष्क पिपली कफ को कम करेगी। आर्द्र पिपली ठंडी होगी, शुष्क वाली उष्ण होगी, स्निग्ध मधुर गुरु, और ये कटु लघु। पिपली रस, कटु लघु, आपको याद रखना, विपाक मधुर, और रसायन विधि बिना इसका प्रयोग वर्जित है। हम पिपली वर्धमान रसायन के रूप में यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डेज। शुंठी की अगर हम बात करें, रस इसका कटु है, सूखी हुई अदरक होती है ये, विपाक इसका मधुर है, लघु और स्निग्ध है। दीपन, वृष्य, हृदय और कफवात नाशक होती है और ग्राही होती है। अदरक की बात करें तो स्थूलता, श्वास कास में मेनली अदरक को चूसने को बोलते हैं। शल्यपद और पीनस रोगों में भी हेल्पफुल है। चव्य, पिपली मूल की बात करें तो ये कफाग्नि याद रख लो। चित्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अग्नि दीपक, बहुत अच्छा काम करती है ये डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज करने का। शोफ, अर्श, कुष्ठ, कृमि नाशक भी होती है। फिर पंचकोल के कंपोनेंट्स आपको फिर से पता होना चाहिए, डीजी का पार्ट है, वैसे डीजी में सब याद कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, ठीक है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा राइमिंग की तरह, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। षड उष्ण में क्या करते हैं हम, इसके अंदर मरीच ऐड कर देंगे टोटल में, तो षड उष्ण बन जाता है। पंचकोल, दीपनम, परम, बहुत अच्छा काम करता है, इसको दीपनम परम भी कहा जाता है। फिर आते हैं बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम, जीवनीय, तृण पंचमूल, ये सारे भी इसमें आते हैं। बृहत भी आपको ऐसे ही याद रखना है, ये भी एक तरीके से राइमिंग से याद हो जाता है। बिल्व, अग्निवन, श्वनाक, पाटला, गंभारी, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। ये सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, जो मैंने अलग से लिखा है वो आप याद कर लो। बिल्व, अग्निवन, श्वनाक, पाटला और गंभारी, ये होते हैं हमारे बृहत पंचमूल, ठीक है। उसके बाद लघु पंचमूल में 2 कटेरी, छोटी और बड़ी, फिर शालपर्णी, कृष्णपर्णी, गोक्षूर। और क्या याद रखना है,
बाकी आप छोड़ भी सकते हो। तृण पंचमूल में हमारे ये आते हैं काश, शर, शाली, दर्भ, इक, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वरना इसको मैंने जैसे याद किया था, इसमें जो इसके सिनोनिम्स है उसमें नल, कुश, दर्भ, इस तरीके से याद करा था। तो अब 3 तो एटलीस्ट आपको याद रह जाएंगे। फिर आपको याद रखना है यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आते हैं 7 अनरक्षा विधि। उतना आप लर्न कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उस चैप्टर से। फिर आते हैं अनरक्षा विधि में किस तरीके से क्या करना है वो बताया गया है। तो इस अध्याय में त्रियोपस्तंभ पूछा जाता है क्या होते हैं। त्रियोपस्तंभ में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये स्वस्थ वृत्त का पार्ट है। स्वस्थ वृत्त आप पढ़ोगे नेक्स्ट, तो उसमें ये आता है कि त्रियोपस्तंभ को एक्सप्लेन करो लॉन्ग आंसर में। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का वर्णन किया गया है। त्रय स्तंभ अगर पूछा जाए तो वात, पित्त, कफ माने गए हैं, और त्रय उपस्तंभ पूछा जाए तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो यहाँ ये त्रय स्तंभ है। ये दोनों स्तंभ, त्रय स्तंभ और त्रय उपस्तंभ, शरीर को उसी तरह बनाए रखते हैं जिस प्रकार घर को स्तंभ मजबूत रखते हैं ना, जिस तरीके से खंभे, पिलर्स जो हम खड़े करते हैं, वैसे हमारे शरीर को धारण और स्ट्रांग बनाए रखने के लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आती है आहार की बात। तो इस अध्याय में मुख्यतः उन आहारों का वर्णन है जिनको वर्जनीय माना गया, जिन्हें हमें नहीं खाना है। इसमें विषाक्त या विष से दूषित आहार, वृद्ध आहार मुख्यतः वर्णित हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है शॉर्ट में कि विषाक्त भोजन के लक्षण क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट। तो देखो इसमें सांद्र होता है, ये द्रव होने पर अगर इसको छानेंगे तो वो छनेगा नहीं, देर से पकेगा। भाप मोरकंठ के समान होगी, जो इसकी मोरकंठ जैसा होता है वैसा दिखेगा। मोह, मूर्छा व लालच श्राव करता है। वर्ण, गंध में स्मेल और देखने में हीन होगा। चंद्रिका युक्त होगा। विष वाले व्यंजन शीघ्र सूख जाएगा। ठीक है, पानी में प्रतिबिंबित, अगर इसको पानी में इसकी प्रतिबिंबितता देखे तो अधूरी और विकृत दिखाई देगी। इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे इससे पूछा भी जाता है, ये आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर मांस रस में विष डाले है तो उसमें नीली रेखा पड़ जाती है। दूध में अगर विष है तो वो ताम्र वर्ण की रेखा दिखेंगी। दही में विष है तो ब्लैकिश श्याव वर्ण की। तक्र में है तो श्वेत, व्हाइट एंड काली मिक्स। घृत में है तो पानी के समान हो जाएगा, बिल्कुल अलग व्हाइट, बिल्कुल पानी पानी सा लगेगा। मस्तु में कपोत वर्ण की। तुषोदक में काली वर्ण की। मध्यमल में भी काली। मधु में डालोगे हनी में तो हरे वर्ण की दिखेगी और तैल गुलाबी दिखेगा। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि विषाक्त लक्षण, भोजन के विषाक्त लक्षण क्या क्या है वो बताइए। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। परीक्षा कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो 2 तरीके से अन्न की परीक्षा की जाती है। पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं को भी जो खाना दिया जाता था उसमें किसी ने विष तो नहीं मिला, तो इन्हीं तरीके से वो टेस्ट किया जाता था कि अग्नि में जलाकर देखा जाएगा। अगर अग्नि में जलाते तो होता क्या है, वो एक ही सर्कल में आवृत, एक ही आवृत में घूमता रहेगा। अतिशय चट चट आवाजें आएंगी। ज्वाला व धूप जो है वो मयूर कंठ के समान। ज्वाला है तो होगी नहीं, और होगी तो कैसी होगी, मयूर कंठ वाली। और उग्र गंध वाली, मतलब बहुत बेकार स्मेल उसमें से आती है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट कैसे टेस्ट करेंगे, पशु और पक्षियों के द्वारा। तो होता क्या है, अगर हम मक्खियों को खिलाएंगे तो वो मर जाएंगी। कौवे को देंगे तो उनका स्वर ही क्षीण हो जाएगा, अजीब साउंड हो जाएगा, शाम स्वर जिसको बोलते हैं। तोता या फिर मैना को देंगे तो आवाज चीखने लगती है। हंस को देंगे तो लड़खड़ाने लगेगा। चकोर, मेध या जीव अंजीव को देंगे तो वो क्या होगा, गलानी, ठीक है, थकान जैसे होता है ना, बिल्कुल लेजिट्यूड वैसे। चकोर को देंगे अक्षी वैराग्य। उसके बाद क्रॉन्च को देंगे मद। कपोत, मृग, चक्रवाक, कोयल को देंगे तो तुरंत मृत्यु। और अगर बिल्ली को देंगे उद्वेग, वॉमिट। बंदर को देंगे शकृत, मतलब मल त्याग कर देगा। मयूर को देंगे तो वो डांस करने लगता है। मयूर की दृष्टि से विष मंद तेज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है शरीर पर प्रभाव। अगर हमने उसको त्वचा पे लगाया, स्पर्श से त्वचा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मुख पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे इंटेक कर लिया, वमाशय स्टमक में पहुंच गया और फिर इंटेस्टाइन में, तो क्या क्या प्रभाव है। अगर विष को स्किन पे टच करो तो कंडू, इचिंग, दाह, बिल्कुल जलन, सुप्ति बिल्कुल सेंसेशनलेस, नख, रोम गिरना, मतलब वहां से नाखूनों का गिरना, हेयर्स का गिरना, और शॉफ बहुत ज्यादा पेनफुल शॉफ और एडिमा उसमें देखने को मिलता है। मुख में गया है तो वहां से बहुत ज्यादा सलाइवेशन देखने को मिलेगा। जीवा और ओष्ठ जकड़ाहट आ जाएगी। दंत हर्ष होगा। दहा, रस की अप्रीति थी, जो भी टेस्ट स्मेल वो सब चले जाएंगे। हनुस्तंभ हो जाता है। अगर वो स्टमक में चला गया तो वॉमिटिंग लग जाएगी, पेट दर्द, आधिमन होगा, मूर्छा होगी, हृदय होगा, शरीर पर जल बिंदु समान छाले पड़ जाएंगे। पक्वाशय अगर चला गया मतलब इंटेस्टाइन में, तो अनेक रंगों का वॉमिट होगा, बार बार मूत्र त्याग होगा, यूरिनेशन, डायरिया, पांडु बल, हिरास होने लगेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, इसका चिकित्सा क्या करनी होती है। सामान्य उपक्रम में तो हमें पहले शोधन कर्म करना है कि जो इनटेक करा उसे बाहर निकालो। तो इधर वमन विरेचन से शोधन। फिर क्या करते हैं, हृदय शोधन के लिए हम ताम्र भस्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताम्र भस्म को मधु में मिलाकर देते हैं।
उसके बाद स्वर्ण भस्म देते हैं 1/4 तोला। विशिष्ट उपक्रम में अगर मान लो त्वचा पे ही लगाए सिर्फ, तो हम उसमें ऊशीर चंदन इनका लेप करते हैं, तालिश आदि से अभ्यंग लेप परिषेक करते हैं। मुख में चला गया है तो हम गंडूश कराएंगे, आमाशय में है तो वॉमिटिंग कराएंगे, और पक्वाशय में तो विरेचन करवाएंगे। विषनाशक द्रव्य कौन कौन से हैं? स्वर्ण, शिरीष, बाकुची, हल्दी, फिर उसके बाद हिंगू पत्र आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्वर्ण माना गया है, तो स्वर्ण पान से विष प्रभाव नहीं होता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। श्रीष की बात करें तो ये भी श्रेष्ठ विषनाशक द्रव्यों में से माना गया है। विरुदाहार, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग। विरुदाहार से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो विरुदाहार से आएगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए 18 प्रकार के विरुदाहार होते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? संस्कार, मात्रा, देश, काल, अवस्था, ठीक है, स्वभाव, ये सारे 18 जो है आपको लर्न करने हैं। इसमें लिखे नहीं हुए हैं, बट 18 टाइप्स के आपको बुक से याद करना है, और 18 टाइप्स पूरे रटे होने चाहिए। एक काल आता है, अवस्था आती है, उसमें परिग्रह आता है, संयोग आता है। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। इसमें होता क्या है कि अगर हम इसका मतलब एक तरीके से इनकम्पेटिबल फूड है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट, जैसे ठंडा और गर्म मिक्स करके खा रहे हैं, या किसी का वीर्य कुछ और अपोजिट वाला खा रहे हैं, तो इस तरीके से वो विरुद्ध बॉडी में जाके विष की तरह काम करेगा। तो अगर मान लो विरुद्ध और संयोग है, संस्कार सही नहीं है, मात्रा, देश, काल, अवस्था सही है, स्वभाव से भी विरुद्ध है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, उसको विष समान तत्काल मारक या गर विष के समान बॉडी में पड़ा रहेगा और धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाएगा। विरुद्धन का शरीर पर क्या प्रभाव होगा? जो कोई वस्तु शरीर में दोषों को उत्क्लेशित कर देती है मगर शोधन कर्म के समान शरीर से बाहर ही नहीं निकल रही, उसे हम विरुद्ध कहेंगे। कि बॉडी में गई, दोषों को उसने एक तरीके से प्रकोपित अवस्था में ला दिया, लेकिन बॉडी से खुद बाहर नहीं आ रही है। इसके एग्जाम्पल है जैसे मछली और दूध एक साथ नहीं लेना होता, दूध के साथ कोई खट्टे द्रव्य हम नहीं लेते हैं, मधु और घृत, तेल, वसा, इन सबको इक्वल अमाउंट में मिला के कभी साथ नहीं लेना चाहिए। मधु घृत समान मात्रा में लेने से वो क्या हो जाता है, विष के समान एक्ट करता है। फिर इसकी चिकित्सा सेम वमन विरेचन करा के शोधन करना है। फिर उसके बाद शमन वाला आहार लो जो उसको शांत करे वहीं पे, और कुपित दोषों के प्रतिपक्षी द्रव्यों से उसको वहीं पे शमन करना है। विरुद्ध आहार योग्य शरीर में क्या करूं? व्यायाम, दीप्त अग्नि स्निग्ध शरीर वाले बलवान को विरुद्ध आहार कभी नुकसान नहीं देता। ये लिखा हुआ है कि जो ऑलरेडी जिनकी अग्नि दीप्त है उनको कम नुकसान देगा, नुकसान नहीं देगा। आपत्ति त्याग विधि में क्या होता है? अभ्यास से जो हमारी बॉडी के लिए साथ में हो चुका है लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो धीरे धीरे उसको चतुर्थांश षोडांश करके धीरे धीरे अमाउंट उसका कम करते जाओ। इसी अंश में हमें उसे छोड़ना होता है। और अगर किसी चीज को पत्ते हैबिचुअल बनाना, अडेप्ट करना, तो इसी क्रम में उसे धीरे धीरे ग्राइंड करना होता है। तो यही लिखा हुआ है कि आपत्ति पहले 100% है, फिर उसमें से थोड़ा सा छोड़ा, फिर उसके बाद और कम और कम और कम, और वो एक टाइम के बाद बॉडी में पत्ते हम इनटेक करते जाएंगे और आपत्ति छोड़ते जाएंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आचार्य ने कहा है कि धीरे धीरे आपत्ति छोड़ते जाओ और धीरे धीरे पत्ते का सेवन करते जाओ, अर्थात क्रम से दोषों को घटाते हुए क्रम से ही गुणों का ग्रहण करना, यही आपत्ति त्याग कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट, आहार के बाद निद्रा, और लास्ट होगा ब्रह्मचर्य। निद्रा का मतलब क्या है? जैसे कि निद्रा के अधीन क्या है? अगर हम निद्रा अच्छी लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है, पुष्टि होती है, बल बढ़ता है, वृष्टता होती है, ज्ञान होता है और जीवन मिलता है। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो दुख, कृष्णता, अबल, क्लीवता, अज्ञान और मृत्यु। अब अगर हम बात करें प्रमुख बातें, तो रात में जागरण, रात्रि जागरण जो कि मना है, उसको करने से वात की वृद्धि होती है। दिन में सोने से कफ बढ़ता है। आसीन प्रचालितम मतलब बैठे बैठे सोने से न वात बढ़ता है न कफ बढ़ता है, और इसको श्रेष्ठ माना गया। मतलब हम क्लास में बैठे बैठे जो सो जाते हैं, दैट इज गुड एक्टिविटी। फिर अकाल निद्रा, अति निद्रा और अनिद्रा, तीनों काल रात्रि समान मारक है, एक तरीके से बहुत हार्मफुल है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में अगर दिन में सोना तो बताया गया जैसे अभी का टाइम, लेकिन जो वर्षा ऋतु हो गई और जो आपकी हेमंत ऋतु, इन सब में ही दोषों को बढ़ाते हैं। अजीर्ण, श्वास, कास, हिक्का, अतिसार, वृद्ध, बालक, निर्बल के लिए दिवा स्वप्न हर ऋतु में निर्देशित है। किसी को अगर हिक्का श्वास की प्रॉब्लम हो रही है, डायरिया हो रहा है, वीकनेस आ रखी है, तो वो दिन में सो सकता है। विष रोगी व गले के रोगी को रात्रि में शयन भी निषेध है, मतलब जिसमें विष चला गया उसको तो रात में सोना भी मना है। अकाल निद्रा से क्या होता है? कभी भी सो जाने से अग्नि मांदे, स्रोतो अवरोध, ज्वर, पीनस आदि रोग होते हैं। ज्यादा सोना है अगर उसकी चिकित्सा की बात करें तो तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण वमन, नस्य और लंघन आदि कर्म कराए जाते हैं। अकाल निद्रा के लिए उपवास बोला गया है जिससे बॉडी लाइट फील करे, वमन जिससे दोष बाहर आ जाए, स्वेदन और नस्य बोला गया है। अनिद्रा अगर किसी को इनसोम्निया है तो उसके लिए क्या क्या बोला गया है कि दूध, हैवी वाली चीजें खिलानी चाहिए, मांस, मद्य, दही का सेवन, अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नान, तर्पण। तो अनिद्रा में क्या होता है? वात दोष बढ़ जाते हैं और अति निद्रा से कफ दोषों की वृद्धि होती है। निद्रा का समय अगर देखें तो सामान्यतः
क्या बताया गया, जो हमारी बॉडी सात्विकता के अनुसार रात्रि में सोना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अडाप्टिव है। यदि रात्रि जागरण करना पड़े तो दिन में बिना भोजन किए रात्रि के आधे काल तक सोने को बोला गया है। बट ये नहीं कि ये डेली फॉलो करो रात में फोन चला के, तो वो मना है। फिर आते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का। तो ब्रह्मचर्य शीतकाल में करे अगर तो इच्छा अनुसार करना है। वसंत शरद में अगर बोले तो 3 दिन छोड़कर बोला गया है, और अगर ग्रीष्म में बोले तो 15 दिन पीछे लिखा गया है कि जो संभोग कर्म है वो 15 दिन के बाद। तो आपसे टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, तो शीतकाल में इच्छा अनुसार, वसंत शरद में 3 दिन छोड़ के, ग्रीष्म में 15 डेज के इंटरवल पे। पश्चात सेवनीय क्या, इसके बाद क्या क्या लेना होगा, शीतल जल, दूध, मांस रस, जो भी भृंगण कर्म करेंगे तो वो सब कुछ, शक्करम, स्नान, युष और सूरा और निद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर ऑफ टुडे सीरीज दैट इज मात्रा अशीत्य अध्याय। नाम से ही पता चल रहा है द क्वांटिटी जिसमें हमें आहार का अप्रोप्रिएट अमाउंट में टेक करना है, उसके बारे में जो बताया गया है, उस मात्रा विशेष का ध्यान रख के चैप्टर लिखा गया है। सही मात्रा में पथ्य आहार लेने से कोई भी रोग का कारण नहीं बनता है। आहार की मात्रा जठर अग्नि को क्या करती है, प्रदीपित कर रही है, एक तरीके से उसको इंक्रीज कर रही है। तो सभी प्रकार के आहार द्रव्य, इसलिए हमें मात्रा को सोच समझ के लेना है, यानी कितना भी कोई भी इनटेक हम कर रहे हैं। गुरु आहार अर्ध सोहित्य अर्थात तृप्ति उत्पन्न करने वाला होता है, तो मात्रा से आधा लेना चाहिए। जो हैवी फूड है, जितनी भूख है उससे आधा लिखा गया है। लघु आहार तृप्ति उत्पन्न करने वाला होता है, मात्रा से ही कम लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम अमाउंट में उसे इनटेक करना है जितनी भूख है। तो अत्यल्प भोजन, अगर या तो ऐसा है कि हमने बहुत ही कम खाया है तो उसकी वजह से क्या होगा, वात बढ़ेगा, और वात बढ़ने के कारण क्या होगा, बल की हानि होगी। अब ज्यादा एक्सेसिव खा लिया है तो उससे क्या होगा, तीनों दोष प्रकोपित हो जाएंगे। आपसे आम की उत्पत्ति पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट होता है कि अग्नि की दुर्बलता अगर है, मतलब अगर आपकी अग्नि पाचन अग्नि ठीक नहीं है तो जो आहार है वो पकेगा नहीं, अपक्व अवस्था में रहेगा और शरीर में पड़ा रहेगा। इससे जो प्रथम रस बनेगा आमाशय में जो उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, आम। आम भोजन में आम अवस्था कई व्याधियों को उत्पन्न करती है, जैसे अल्सर, विसूचिका प्रमुख है। ठीक है, अगर हम अल्सर और विसूचिका बोले तो ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अल्सर क्या होता है, जब हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो आम अवस्था में है। आम अवस्था अगर है ऑलरेडी बॉडी में और उसके बाद भी हमने अधिक भोजन खा लिया तो आमाशय में तीनों दोष प्रकोपित होकर अन्न को क्या करेंगे, दूषित करेंगे। अब इससे आहार क्या है, ना वो मुंह से बाहर आ रहा, आलसी की तरह, आलसी प्रभुत हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है, ना वो मुंह से बाहर आ रहा, ना गुदा मार्ग से बाहर आ रहा, ना ही उसका कोई डाइजेशन हो रहा है, केवल आमाशय में बिना किसी काम के निष्क्रिय पड़ा हुआ है। इसी को हम वो पेनफुल होगा, इसी को अलसक बोलेंगे। विसूचिका क्या होता है, आम अवस्था रहने पर हमने एक्स्ट्रा भोजन कर लिया, फिर से तीनों दोष प्रकोपित हुए, अन्न दूषित हुआ। इसमें आहार मुख व गुदा मार्ग दोनों से ही बाहर निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अल्सक में तो वो निकल नहीं रहा और यहाँ से दोनों मार्ग से निकल रहा है, और यहाँ पे पेन होता है, सूचिका, विसूचिका मतलब वेदना, और सूची के समान जो पेन होता है उसे हम बोलते हैं विसूचिका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दंड अल्सक में डंडे से इसको कंपेयर करा है कि जब दोष अतिशय दूषित हो जाते, एक्सेसिव दूषित हो चुके हैं, तो वो हमारे जो स्रोत जो चैनल है उसमें आम के द्वारा अवरोध करने लगते हैं, उनका पैसेज रुक गया है। अब अवरोध होने के कारण दोष शरीर में तिर्यक प्रविष्ट होकर शरीर को एक डंडे के समान, एक तरीके से ये हमारी अगर बॉडी है तो एक डंडे के समान शरीर को रोके हुए हैं दोषों को, तो डंडे के समान पड़े रहने के कारण इसे दंड अल्सक कहा गया है। आम विष में क्या होता है, अगर हम विरुद्ध आहार लेने वाला, अध्यशन जो भोजन पचा ही नहीं है फिर से खा लेना, और अजीर्ण अवस्था, इन 3 अवस्था के कारण आम उत्पन्न हो रहा है, आम विष उत्पन्न हो रहा है। इन 3 परिस्थितियों में अगर भोजन कर रहे हैं तो अभ्यस्त व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला आम अत्यंत भयंकर रूप में आम विष कहलाता है। आम दोष के सामान्य लक्षण की अगर हम बात करें, इसका श्लोक आपको याद करना है, यहाँ पे रेफरेंस है। स्रोतो अवरोध, मल अवरोध, वात अवरोध, अपक्ति, बल हानि, गुरुता, निष्ठिवन और आरुचि और क्लम, ये इसके सामान्य लक्षण है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको चिकित्सा पता होनी चाहिए फॉर वाइवा एज वेल एज शॉर्ट आंसर। यहाँ पे आम का सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है कि अपतर्पण करो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर मान लो दोष अभी अल्प अवस्था में तो लंघन करवाओ, अगर थोड़ा ज्यादा है तो लंघन प्लस पाचन, और अब इतने ज्यादा अमाउंट पर वो बॉडी से बाहर नहीं आ रहा तो उसका शोधन क्रिया की जाएगी। सबसे पहले हर किसी में हमें निदान परिवर्जनम पहला चिकित्सा सूत्र होता है, फिर हम व्याधि के विपरीत चिकित्सा करते हैं। तो पाचन और दीपनी औषध द्वारा, पाचनी औषध में हम स्नेह और स्वेदन करते हैं, फिर शोधन जो भी सबसे निकट मार्ग है उसके थ्रू हम शोधन करते हैं। अल्सक में क्या करते हैं, वमन हम मेन फल वगैरह से, आपका मदन फल हो गया, जीमूतक हो गया, इनमें से हम वमन कराते हैं, स्वेदन कर्म कराते हैं, फलवर्ती और संकुचित अंगों पर भृंश स्वेन कराते हैं, मतलब एक तरीके से जो अंग है उनके ऊपर
मसाज टाइप की देते हैं। विसूचिका की बात करें तो इसका की बात करें तो पाशिन दाह मतलब एड़ी में दाह उत्पन्न करते हैं, उपवास कराते हैं और विरक्तवत उपचार कराते हैं। उसके बाद दंडलसत में क्या है, ये अचिकित्सीय बताया गया और ये शीघ्र मारक है, क्योंकि इसमें एक तरीके से वहीं पे वो स्टबर्न हो रखा है और वो निकलने नहीं दे रहा है, उसका एक्यूमुलेशन और विष की तरह काम कर रहा है। आम विष भी अचिकित्सीय बताया और इसमें विरुद्ध उपक्रम करना होता है जिसकी वजह से हुआ उल्टा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि शीत उष्ण दोनों चिकित्साएं इसमें हानि करती है। विष से उष्ण चिकित्सा अगर हम करें तो उसमें विष बढ़ रहा है, और अगर हम शीत चिकित्सा करें तो आम बढ़ रहा है, तो इसमें विरुद्ध उपक्रम होता है। लेकिन ये दोनों ही शीत और उष्ण चिकित्सा यहाँ पे हानि होती है, तो सोच समझ के युक्ति यूज करके हम इसे ट्रीट करते हैं। अजीर्ण की उत्पत्ति समशन, अध्यशन, विषमाशन, विरोधार, विष्टम्भी भोजन, मंद अग्नि, विदाही भोजन, अति जलपान करने के कारण, क्रोध करने के कारण, इन सबसे अजीर्ण उत्पन्न होता है। खाना पहली भूख नहीं लगी, ऑलरेडी फुल है पेट, हमने उसमें अध्यशन कर लिया, एक्स्ट्रा खाना खा लिया, जो घर कंपैटिबल नहीं है वो खा रहे हैं, गुरु आहार खा रहे हैं, विषमाशन कर रहे हैं, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट अमाउंट में खाना खा रहे हैं, कभी कुछ। तो समशन क्या है, पथ्य और अपथ्य मिलाकर भोजन करना। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों से वेरी शॉर्ट में डेफिनेशन आती है। अध्यशन अभी बताया, पहली खाना पचा नहीं और फिर से खा लिया। विश्वासन बिल्कुल इनइक्वल अमाउंट में मिला के खा रहे हैं, विषम काल में भोजन कर रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, इस तरीके से वो विषमाशन कहलाता है। अजीर्ण के सामान्य लक्षण भी ऐसे ही होते हैं। एक तो वात की डायरेक्शन ही प्रतिलोम, जो वात हमें अनुलोमन होना चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, विबंध हो गया, मल अति प्रवृत्ति होगी, या तो कि कॉन्स्टिपेशन होगा विबंध, या फिर एक्सेसिव मल की परिवृत्ति दैट इज डायरिया। आधेमान, गुरुत्व और भ्रम और ग्लानि देखने को मिलती है। फिर इंपॉर्टेंट है अजीर्ण के भेद, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। 4 बताए गए हैं, आमा अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण और रसशेष अजीर्ण। इसमें क्या है, जो आम अजीर्ण है उसके अंदर कफ, अक्षिगढ़ में शोफ, आम बन गया, बॉडी में हैवीनेस आएगी, गुरुता, प्रसेक, खाए हुए अन्न के द्वारा उद्गार उत्पन्न होगी। विष्टब्ध अजीर्ण में क्या होगा, वात होगा, शूल और विबंध और आधेमान और शिथिलता। विदग्ध अजीर्ण में पित्त बढ़ जाता है, तो अमल उद्गार होगी, तृष्णा होगी, दाह होगा, मूर्छा होगी, ये आपको देखने को मिलेंगे। रस शेष अजीर्ण में उद्गार शुद्ध हो जाने पर अन्न में अरुचि व हृदय में पीड़ा होती है। विलंबिका भी पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में कि विलंबिका क्या होता है। इस रोग में दोष अतिशय रूप से लीन पड़े हुए, ठीक है, विलंब हो गए, शरीर से बाहर निकलने में लेट हो रहे हैं, तो ये वात कफ के लक्षणों को दिखाते हैं और आम अजीर्ण के समान लक्षण दिखते हैं। अजीर्ण का सामान्य चिकित्सा सूत्र भी यही है, सबसे पहले उसको आप तर्पण लंघन ये कराओ। अजीर्ण हुआ है तो पहले उसकी अग्नि को मंद अग्नि से थोड़ा बढ़ाओ, ऐसी औषधि दो जो पचाने में दीपन पाचन करे। रोगी किसी भी प्रकार की औषधि पचाने में असमर्थ होता है, इसलिए हम पहले उसको लंघन कराएंगे, दिन में बिना भोजन के रखेंगे, फिर भोजन करा जब जीर्ण हो जाए उसके लिए औषधि देंगे। दोष पाचन हेतु अग्नि दीपन पाचन औषध दी जाती है। अजीर्ण के रोगी की अतिशय पीड़ा होने पर भी शूलनाशक औषध नहीं देनी है, कि बहुत पेन है तब भी हम उसे शूलनाशक औषध क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उसकी अग्नि मंद है और वो पहली खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो औषध को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें करना क्या, अगर आम अजीर्ण है सबसे पहले उसे भूखा रखना है, लंघन। विष्टब्ध अजीर्ण है तो पहले स्वेदन बहुत ज्यादा, विदग्ध अजीर्ण है तो वमन, रस शेष अजीर्ण है तो शयन, बिना भोजन कराए दिन में सुला दो। विलंबिका है तो आम अजीर्ण के समान हमें लंघन कराना है। फिर आते हैं भोजन होना कैसा चाहिए, तो भोजन का काल बताया गया, जब मलमूत्र प्रवृत्ति होने पर उद्गार शुद्ध हो जाए, भूख लगे, वात अनुलोमन अच्छे से हो जाए, अग्नि दीप्त हो, तब हमें दोष अपने मार्ग से निकल जाए, उसके बाद भोजन करना है। प्रमाण की बात करें तो स्टमक को 4 पार्ट में इन्होंने कुक्षी को डिवाइड करा है। 2 भाग बोला गया है अन्न से, फिर 1 भाग बोला गया द्रव पदार्थ लिक्विड से, और रिमेनिंग 1 भाग को वायु के लिए खाली छोड़ा जाता है, इसलिए जितनी भूख है उससे कम खाना होता है। पूरा पेट भरकर कभी नहीं खाना चाहिए। भोजन विधि की बात करें तो अपने स्वास्थ्य व प्रकृति का विचार करके भोजन को 6 रस षड्रस पता है आपको, उस तरीके का होता है और उसको ही 6 के 6 रसों के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। स्निग्ध गरम लघु खाना चाहिए। गरम खाना बताया गया, स्नान करने के बाद ना बहुत धीरे ना बहुत जल्दी ना द्रवित रूप में खाना चाहिए। भोजन का क्रम बताएं तो सबसे पहले मधुर खाना होता है, गुरु और स्निग्ध पदार्थ, उसके बाद अम्ल लवण पदार्थ, और अंत में जो हम बिल्कुल उल्टा करते हैं लास्ट में डेजर्ट लेते हैं, लेकिन ऑर्डर ये होता है पहले मधुर, क्योंकि वो उसमें कफ बड़ा होता है तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, फिर अम्ल लवण और अंत में कटु तिक्त कषाय पदार्थ लेना होता है। कारण क्या है, सबसे पहले कफ फिर पित्त और फिर वात बढ़ता है, तो इसीलिए कफ वर्धक फिर पित्त वर्धक और अंत में वात वर्धक आहार लेना चाहिए। प्रतिदिन सेवनीय आहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट
नित्य सेवनीय आहार का आपको श्लोक भी याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लो इसका श्लोक। तो इसमें क्या क्या आते हैं, शाली धान्य, गेहूं, जौ, जांगल मास, शिष्टिक शाली, चौलाई, जीवंती, कच्ची मूली, बथुआ, हरड़, ये सारी चीजें जो डेली खानी चाहिए। दूध, मधु, अनार, सैंधव, सबका नित्य सेवन करना चाहिए। क्या डेली नहीं खाना चाहिए, दही, उड़द की दाल, अंकुरित धान्य, पिट्ठी से बने पदार्थ, अपक्व मूली, फाणित, यवक, शुष्क मांस, इन सबका डेली नहीं खाना है इन्हें। अनुपान की डेफिनेशन फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो हम द्रव्य अन्न के गुणों से विपरीत होते हुए भी अन्न के साथ विरोध उत्पन्न नहीं करेंगे, उसे हम अनुपान कहते हैं। ये क्या करता है, जैसे हमने कोई चीज औषधि लिया, उसके साथ हम पानी पीते हैं ना, तो वो औषधि का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है। इसी तरीके से अन्न को पूरे सर्व शरीर में फैलाना, अंगों में दृढ़ता लाना, तृप्ति लाना, क्लीनता व पाचन करना, ये अनुपान के लाभ होते हैं। जो खाने के साथ हम एक्स्ट्रा चीजें इनटेक कर रहे हैं, कभी तक्र ले रहे हैं, कभी पानी ले रहे हैं, मधु के साथ कुछ ले रहे हैं, इस तरीके से। अनुपान की अयोग्य किसको नहीं लेना, श्वास, कास, पीनस, ऊर्ध्व जत्रुगत अगर किसी को रोग है, स्वर भेद और लगातार बोलने वाले रोगी को अनुपान अयोग्य बताया गया। प्रमेह, व्रण और गल रोग, अक्षय रोग में भी नहीं देना होता। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट टेबल है, फॉर शॉर्ट आपको ये याद रखनी है कि अनुपान कौन कौन सा है। जैसे अगर कोई कृश व्यक्ति है तो उसको सूरा अनुपान बताया गया, स्थूल व्यक्ति है तो उसको मधु ओदक बताया गया, शोष अगर किसी की बॉडी में तो अगर उसको भृंगण कर्म करना है तो मांस रस बताया गया, अग्नि मांद्य तो मध्य देने को बोला गया। जैसे अन्न के साथ की अगर हम बात करें, जो गेहूं ले रहे हैं तो उसके साथ अनुपान शीतल जल है, दही, मधु, विष, मध्य ले रहे हैं तो उसके साथ जो अनुपान है दैट इज शीतल और जल। पिट्ठी से बने पदार्थ है तो उष्ण जल, रोगी, बालक, वृद्ध आदि की बात करें तो दूध बताया गया, और अगर सब्जी दालें ले रहे हैं तो उसके साथ तक्र, अम्ल, कांजी और मस्तु बताया गया। अब आहार की पाचन क्रिया, जो क्रिया शरीर में भी पड़ी है, आहार को प्राणवायु लेके जाती है आमाशय तक, वहां फिर क्लेदक कफ अपना क्लेदन कर्म करता है, सामान्य वायु अग्नि का संदुक्षण करती है और पाचक पित्त अपना पाचन कर्म करता है। फिर ये सब ग्रहणी में पहुंच के जठर अग्नि वहां पे जाके इनको संघात करती है आहार रस में, जो कि बनते हैं अलग अलग। फिर यहाँ पे आकाश अग्नि, वायु अग्नि, सारी धातु अग्नि, पंच महाभूत अग्नि, भूत अग्नि और धातु अग्नि बेसिकली काम करती है। सबसे पहले हमारी महाभूत के लिए भूत अग्नि आती है। यहाँ पे भूत अग्नि से ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, आकाश अग्नि, वायु अग्नि, आप पे मृत्य, पार्थिव, इस तरीके से इसको वात पित्त कफ में डिवाइड करती है। भूत अग्नि अपने गुण पाचन के बाद वायु जो है इसे सर्व शरीर में विक्षेपण और शोषण कर्म करवाती है। फिर धातु अग्नि आती है, रस अग्नि, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। फिर इसका पाक होने के बाद शरीर में धारण और पोषण होता है। अगर उसमें अग्नि मांदे है, प्रॉपर अग्नि से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो अपक्व अन्न बन के अजीर्ण बनता है। अजीर्ण से 4 हमने जो पढ़े, जिसमें कफ डोमिनेटिंग इज आमा अजीर्ण, पित्त डोमिनेटिंग इज विदग्ध अजीर्ण, वात अगर ज्यादा है तो विष्टभ, और रस शेष आहार अगर बचा है तो रस शेषा अजीर्ण। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो मैंने मार्क करा दी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियो।